जय हिंद। तो आज यह हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है। तो अभी हम कैलकुलस के प्रैक्टिस सीरीज को लेकर के आपके बीच में आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में हम मुख्य रूप से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इसके साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सीरीज के जरिए हम ये सोच करके चल रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, जैसे कि जब आप सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर को उल्टाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इन सब तरीके के क्वेश्चन हर जगह हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चन आपको CUET के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप में से कई बच्चों का इच्छा होगा कि यार मैं BHU जा करके पढ़ाई करूँ, या मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा करके पढ़ाई करूँ, या किसी भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा करके पढ़ाई करूँ, तो उसके लिए जो CUET UG का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो चलो उसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं अभी आप सबके बीच में ये सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो आज सेकेंड लेक्चर का ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले आप इन क्वेश्चन को खुद करने का कोशिश करें, जब आपसे ना हो तो फिर सोल्यूशन देखें। तो चलो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलो मैं अभी इसका सोल्यूशन आप सबके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया और हमसे पूछा क्या गया। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि रीडिंग स्किल अगर आपका बेहतर नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझने के कारण फिर आप क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। स्किप करने से क्या होगा कि फिर आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। यानी कि वैसे क्वेश्चन जो आपको हो जाने वाले थे, लेकिन पुअर रीडिंग स्किल के कारण आप मिस कर जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ने आना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ के, तो यानी कि हमसे के का वैल्यू पूछा गया फॉर विच फंक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि एक फंक्शन दिया गया है, और ये जो फंक्शन वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, ओके, और ये जो फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। तो ये जो k का वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको जो k जो दिख रहा है उस k का क्या वैल्यू होगा, हमसे वही पूछा गया। ओके, तो देखो, अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियलिटी कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसका डिफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। ठीक, अगर आपको डिफरेंशियलिटी चेक कैसे करते हैं, डिफरेंशियलिटी कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, अगर वही डिफिनेशन नहीं पता तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो चलो मैं उस चीज़ को रिकॉल भी करा देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे रिकॉल ही कर लेते हैं। ये देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया गया है, ठीक, अब हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया है और हम बोलते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू a, यानी कि कोई भी पॉइंट a ले लें। अब ये जो एट x इजकल टू a कहने का मतलब कि a की जगह पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, a की जगह पे आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, या कोई भी पॉइंट ले लें। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया और उसको हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं किसी पॉइंट x इजकल टू a पे, तो इसके लिए जो डिफिनेशन होता है वही होता है कि हमें उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना रहता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना रहता है और दोनों को इक्वल करना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। उसको लिखने का जो तरीका वो यही है कि लिमिट, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी पॉइंट ए पे। तो देखो, अब इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक, माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ओके, और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h अपॉन h। तो कई जगहों पे ऐसे लिखा जाता है, कई जगहों पे इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें क्या किया है कि माइनस कॉमन लेकर के नीचे वाले माइनस से
इस माइनस से काट दिया, तो वही चीज़ों को यहाँ पे सेकेंड में लिखा गया। तो दोनों चीज़ कहने का वही मतलब है। ठीक, अब आते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे। ओके, अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो निकालने का तरीका वो यही है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब ये a क्या होता है? a वो पॉइंट होता है जिस पे हमको फंक्शन की डिफरेंशियलिटी को चेक करना होता है। अब जैसे यहाँ पे ये है ना कि मान लिया कि ये रियल लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट a है। अब इस पर हमको डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो इस पर हम दो साइड से डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। एक हम राइट साइड से, इसके राइट साइड से देखते हैं, और दूसरा लेफ्ट साइड से देखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर नहीं है तो नहीं होता। ठीक, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर होगा। तो चलो अब हम इसी डिफिनेशन का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या देखा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। अब देखो हमारे क्वेश्चन में fx क्या है, एक्स स्क्वायर है और kx है, लेकिन एक्स स्क्वायर कब है, जब हमारा x का वैल्यू 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो, और kx कब है, जब हमारा x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा हो। ठीक, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि हमारा यहाँ पे a इक्वल टू क्या दे दिया, 0 दे दिया। ठीक, तो चलो अब हम a की जगह पे क्या डाल लेते हैं, 0 डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h हो गया। या फिर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 में से h अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, माइनस h आएगा, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ओके, तो अब देखो अब ये जो यहाँ पे क्या है, माइनस h है। अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ माइनस h दिया गया है। ठीक, तब ये जो माइनस h है वो क्या है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जो h टेंड्स टू जो 0 है, तो यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा जो h टेंड्स टू जो 0 होता है, तो h जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन काफ़ी छोटा, काफ़ी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, तो इसलिए हम h हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जब भी आप लिमिट में जो h टेंड्स टू जो लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, तब यहाँ पे क्या है कि इस पॉजिटिव के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस h क्या निगेटिव है। तब हमको ये देखना है कि अगर हम फंक्शन में नेगेटिव एंट्री लेते हैं तो उसके लिए हमारा फंक्शन का क्या वैल्यू है, यानी कि जब हमारा इनपुट नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या लेते हैं, तो हमें यहाँ से देखना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा x का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव कहने का मतलब कि 0 से छोटा, आप जानते हैं ना कि जो भी संख्या 0 से छोटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, kx है। ओके, तो चलो तो इस कंडीशन में हम फंक्शन का वैल्यू kx लेते हैं। तो अब हमको x के जगह पे क्या रखना, माइनस h रखना, और चूँकि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, kx है। ठीक, तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब kx यानी कि k इंटू एक्स, अब x के जगह पर क्या हमारा माइनस h है। ठीक, और फिर माइनस, अब f ऑफ 0 के लिए देखते हैं कि 0 के लिए हमारा फंक्शन का क्या वैल्यू। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हमारा x का वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक, चलो इसी चीज़ को लेते हुए यहाँ पे हमने 0 का स्क्वायर कर दिया अपॉन h कर दिया। ठीक, तो अब ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस kh माइनस 0 अपॉन h, सॉरी माइनस h। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 kh अपॉन h। अब इस h से ये h चला गया, तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, वो हो गया k। चलो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब राइट साइड से ले रहे हैं यानी कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ
ए अपॉन एच, ओके, या फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ए की जगह पे हमारा क्या था, 0 था, यानी कि हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, 0 पे चेक कर रहे थे। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच यानी कि एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा एच क्या है, पॉजिटिव है, ये जो एच है ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो हमें देखना है कि पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक। तो देखो जब हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब चूंकि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो अब एक्स के जब हमें क्या लेना है, एच लेना है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस। अब आपने देखा कि जब हमारा एक्स का वैल्यू यानी कि इनपुट जो अब हमारा 0 होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि 0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, अपॉन एच। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एच स्क्वायर अपॉन एच आ गया, जो कि ये 0 है, तो 0 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे एच स्क्वायर में तो एच स्क्वायर ही आएगा, ओके। अब देखो इस एच से ये एक एच चला गया, तो अब क्या बचा, एक सिंगल एच बचा। और चूंकि यहाँ पे हमारा एच टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो इसका फाइनल जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा जो राइट हैंड लिमिट हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया गया था, क्या कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये पहले से मेंशन था, पहले से दिया गया था। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहने का मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि हमें ये बताया ही गया है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो यही कंडीशन होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था हमारा, के था, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, यानी कि के इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चला के का वैल्यू 0 होगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी है जो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ओके। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे दें जिसमें कुछ स्पेशल फंक्शन दिया हो, जैसे देखो इस फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, जब आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़ा होगा, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन को देखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखा होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को देखा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा होगा। तो ये सब जो भी स्पेशल फंक्शन होते हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को याद रखना या उस प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन अगर आपको दे दें तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ना करें, पहले उसमें जो भी स्पेशल फंक्शन यूज किया गया उसको प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है, उसका प्रॉपर्टी का पता होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक। तो देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, देन तब हमसे क्या पूछा गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा गया, हमसे पूछा क्या गया राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई मॉडुलस फंक्शन है कि मॉड एक्स हो तो उसके लिए मॉड एक्स का 2 वैल्यू होता है। पहला क्या होता है एक्स कब होता है, जब हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। और दूसरा क्या होता है माइनस एक्स, कब, जब हमारा एक्स का वैल्यू क्या है 0 से छोटा। कहने का यही मतलब है कि देखो अगर हमारे पास मान लिया कि यहाँ पे -3 दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे x की जगह पर क्या है -3 है, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे x की जगह पर क्या है -3 है, ठीक। अब हम क्या जानते हैं कि -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन का वैल्यू होता है क्या होता है -x होता है, क्या होता है -x। यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या है -3 है, ठीक। तो x की जगह पे हमने -3 डाल दिया, तो फिर ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया +3। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, हम जानते ही हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा मॉड ऑफ -3 इक्वल टू +3। अब देखो अगर मॉड ऑफ 4 दे दे यानी कि +4, ठीक। तो इस कंडीशन में इस मॉडुलस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे 4 क्या है, ये जो 4 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव के लिए क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे हमारे x की जगह पे क्या 4 है,
तो वही x के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मॉड x जब हमारा x पॉजिटिव होता है तो उसके लिए क्या होता है, सिंपल x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल 4 लिख देंगे। तो हमने क्या देखा कि मॉडुलस फंक्शन में चाहे हमारा नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, उसका जो आउटपुट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यानी कि इनपुट हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आउटपुट हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो ये इसका कुछ कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ये फंक्शन दिया गया और उसका हमसे क्या पूछा गया, राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा गया। क्या पूछा गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसका हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का जो फार्मूला होता है यही होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब चूँकि देखो हमको x इजिकल टू 0 पे पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक, या फिर ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब जहाँ पे हमारा h क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ये आपको हमेशा लिमिट में कहीं भी अगर आप जो ये जो h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये जो हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, h, मतलब ये जो h जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको कहीं पे दिया रहे या नहीं दिया रहे, लेकिन आपको एक कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि ये जो h है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि f ऑफ h माइनस f ऑफ 0। ठीक, तो यहाँ पे h क्या पॉजिटिव है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो हम इसको फंक्शन में डालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन था आपका 2x, मतलब 2 मॉड x, 2 मॉड, अब x की जगह पे क्या है, h है तो h डाल दिया प्लस 3 मॉड साइन h प्लस 6 है। ठीक, अब माइनस उसके बाद क्या है, उसके बाद है f ऑफ 0। ठीक, यानी कि अब x की जगह पे हमें क्या लेना है, इनपुट में 0 लेना है। तो जब हम 0 डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ओनली हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए हम ये कहना चाह रहे थे कि देखो अब हमारे पास क्या 2 इंटू 0 है प्लस 3 इंटू साइन 0 है प्लस 6 है। ठीक, और नीचे क्या है, h है। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा h क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में मॉड h का वैल्यू क्या होगा, मॉड h का वैल्यू क्या होगा, h ही होगा ना। हम जानते हैं कि जब हमारा h का वैल्यू यानी कि x के जगह पे हमने h लिख दिया तो जो x बोलो या h बोलो अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो तो फिर वो क्या होता है, h ही होता है। ओके, और एक चीज़ हम और जानते हो क्या, कि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। किस तरीके का, इस तरीके का होता है। ठीक, और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि साइन का वैल्यू जो 0 पे है वो 0 होता है, लेकिन जब हम इसके राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड से जब 0 के करीब जाते हैं तो हमारा साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखते हैं ना, जैसे जैसे हमारा x होता है उसके हिसाब से जो y का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर अप्रोच करते हैं तो हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो y का जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि नीचे है। तो आप जानते हैं कि नीचे जो y का वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y का वैल्यू जो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जब हम साइन के ग्राफ को एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं और जब हम 0 पे राइट हैंड साइड से जाते हैं, जब हम इधर राइट हैंड साइड से जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है साइन का वैल्यू, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है, h टेंड्स टू, मतलब h हमारा क्या, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे फिर साइन h का वैल्यू क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अब इसमें देखो हमारा h क्या है, पॉजिटिव है, और हम देखते हैं
कि जब हमारा h पॉजिटिव होता है तो हमारा y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अब जो ये जो हमारा जो साइन h है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि साइन मॉड ऑफ साइन h का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन h ही हो जाएगा। तो चलो अब इस चीज़ों को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया, 2 इंटू एच प्लस 3 इंटू साइन एच प्लस 6 माइनस, अब देखो 2 इंटू, अब ये मॉड जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस 3 इंटू अब साइन जीरो, अब साइन जीरो यानी कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, आप सब जानते हैं। तो 3 इंटू जीरो हो जाएगा प्लस 6 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2h प्लस 3 साइन एच प्लस 6 माइनस, अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचा सिर्फ 6, तो माइनस 6 अपॉन एच। ओके, अब ये 6 से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2h प्लस साइन एच अपॉन एच। तो देखो जब हम h टेंस टू जीरो ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 अपॉन जीरो। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0 अपॉन जीरो फॉर्म का हो गया। तो आप सब जानते हैं कि जब हमारा लिमिट 0.0 फॉर्म का होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जिसको हम लॉपिटल रूल बोलते हैं। क्या, तो हम इस यहाँ पे क्या कौन सा रूल यूज करते हैं, लॉपिटल यूज करते हैं। तो लॉपिटल रूल में क्या होता है कि हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें भी वही करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर हमें क्या दिया गया, 2h प्लस 3 साइन एच। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2h का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, प्लस 3 साइन एच का क्या होगा, तो देखो यहाँ पे तो 3 क्या है, स्केलर है, तो बाहर आ जाएगा। अब आ जाएगा साइन एच, तो साइन एच का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एच हो गया, अपॉन नीचे एच है तो एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारा एच क्या है, जीरो जा रहा था, यानी कि हमारा क्या होगा, 2 प्लस 3 कॉस जीरो। आप जानते हैं कि कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हो गया। तो चलो हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, देखो ये ऑप्शन नंबर बी है जो कि स्पष्ट दिख रहा है। तो ये रहा इस सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया, यानी कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और इसका सॉल्यूशन पूछा गया। ठीक, तो अगर आप सब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपने कई मेथड देखे होंगे कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से कहीं पे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, कहीं पे होमोजीनियस मेथड लगाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उसका जो तरीका होता है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो है इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरिएबल जो है ना वो सेपरेट किया गया है, यानी कि एक्स का जो वेरिएबल है यानी एक्स वाले एक्स के साथ ही है और वाई वाले वाई के साथ ही, यानी कि इसको सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब सीधे हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो हम इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इन इसमें dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई इक्वल टू 0, यानी कि इसमें हम दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो अब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा कि dx अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू, यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, या चलो इसको हम किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर दिए। ओके, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो दिया गया वो क्या है, 1/x इंटू डी एक्स है, प्लस इंटीग्रेशन 1/y इंटू डी वाई है, इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जीरो को हमने कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। ठीक, अब देखो हम इसमें जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का, इस पहले वाले का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log x,
वैसे ही दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, log y। ओके, और फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। तब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो वो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कुछ के मान लेते हैं या सी मान लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि 0 इंटू टी सी, यानी कि 0 इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट, ठीक। तो ऐसे ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, या फिर इसको आप जानते हैं कि आप कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं। तो इस के को हमने क्या मान लिया, लॉग के डैश मान लिया, या फिर अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सी दिया गया है तो हम इसको सी ही मान लेते हैं, ठीक। हमने इस कांस्टेंट को सी ही मान लिया, यहाँ पे इसको हमने 0 इंटू के मान लिया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि log x प्लस log y। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, और वो ये कि log m इंटू n जो होता है वो क्या होता है, वो होता है log m प्लस log n। यहाँ पे m और n क्या है, कोई वैल्यू है या कोई फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे इसको log x प्लस log y को हम क्या लिख देंगे, log xy लिख देंगे, और इस साइड हमारे पास क्या है, log c है। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों साइड log है, यानी कि इसका जब हम एंटी log लेंगे या फिर दोनों साइड log है, तो इस दोनों साइड log होने के कारण अगर हम इसका एंटी log कहने का मतलब कि इसको अगर हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c इजकल टू, या फिर एक्स वाई इजकल टू क्या कर सकते हैं, एक्स वाई इजकल टू ई का पावर log c कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, बेस e है, तो इसको हम e का पावर log c कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि e का पावर कोई भी अगर फंक्शन log में होता है तो ये जो इनपुट जो होता है वही हमारा क्या आ जाता है, फाइनल वैल्यू आता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स वाई इजकल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई इजकल टू सी आ गया। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तब देखो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू ये फंक्शन दिया गया, और इसमें हमसे dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा गया। ओके, तो देखो अब हमारा यहाँ पर जो फंक्शन का इनपुट है वो क्या है, एक्स क्यू के फॉर्म में, लेकिन हमसे पूछा किसके फॉर्म में, किसके रिस्पेक्ट में गया, एक्स के रिस्पेक्ट में गया, ठीक। तो यानी कि एक्स क्यू को तो हम डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, एक्स क्यू को तो हम एक्स क्यू के ही रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अपने से इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम खुद मतलब यहाँ पे हम कुछ अपने से ऐड कर रहे हैं, तो उसको हमको न्यूट्रल करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको हम समझाने की यहाँ पे कोशिश करने की। देखो हमारे पास y का वैल्यू क्या दिया गया, ये दिया गया, तो ये फंक्शन हमारे पास दिया गया। तो हमसे क्या पूछा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, कहने का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स क्यू का स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एक्स क्यू है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट रहता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, तो यानी कि हम इसको एक्स क्यू के ही रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो इसको हमें क्या करना है, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में बनाना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पे एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में किया। अब चूँकि यहाँ पे खुद से नीचे ऐड कर रहा, मतलब यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिख रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट करके सेम चीज़ें हो जाए। ओके, और ये पहले से हमारे पास dx था ही, यहाँ पे हमने dx लिख दिया। तो अब देखो इसको हमने अलग अलग दो पार्ट में सेपरेट कर लिया, ठीक। अब देखो अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स क्यू का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, वो होता है आपका n एक्स का पावर n-1। ओके, ठीक। और देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा और एक लाइन में और एक्सपेंड कर देते हैं, और वो इसलिए ताकि आपको ओवरऑल क्लियर पता चल जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो
अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया, इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम एक पार्ट में और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक्स क्यू का स्क्वायर अपॉन डी साइन एक्स क्यू इंटू डी साइन एक्स क्यू अपॉन डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। अब देखो ये सारे चीज़ जो लिखे हैं सब का मतलब यही है, ये जो हम 3 पार्ट में ब्रेक किए हैं, जब इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये यही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब आप इसको इससे काटेंगे फिर इसको इससे काटेंगे तो फिर बात वही पुरानी चीज़ों पे ही आ जाएंगे। ओके, लेकिन अब देखो, अब ऐसा करने से क्या होगा कि हम इसको अब आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ओके, अब ये हमें 3 पार्ट में मिल गया। तो पहला हमारे पास क्या है, साइन एक्स क्यू का स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स क्यू है। हम देखते हैं कि एक्स का हम किसके रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है तो एन एक्स का पावर n-1 होता है। ओके, तो अब देखो, अब हमारे पास एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स क्यू है, और नीचे एक्स के जगह पे भी साइन एक्स क्यू ही है। तो अब यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट लगा करके इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब ये जो नीचे वाला हो गया उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 साइन एक्स क्यू का पावर 2-1। ठीक, अब उसके बाद क्या था, साइन एक्स क्यू का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसका क्या हो गया, कॉस एक्स क्यू हो गया। उसके बाद फिर क्या था, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यू का क्या हो गया 3 इंटू एक्स का पावर 3-1। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया 2 साइन एक्स क्यू। ठीक, अब एक्स क्यू का पावर 2-1 तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं। ओके, इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, अगर देखें तो 6x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता वो ये आता। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो देखने की कोशिश की। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर और डिग्री पूछा गया दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि हम कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक, तो आप सब जानते हैं कि ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना वही, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि dy/dx है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे d2y/dx² है। तो यानी कि हम y को कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। तो यही होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। और फिर डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो होता है हम कहना क्या चाह रहे वो देखिए कि हमारा जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही क्या होता है, हमारा डिग्री होता है। ओके, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर लेते हैं ना, तो उस पावर को लेने से पहले हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है,
प्रोसेस या वो कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, जो भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको फ्री फ्रॉम रेडिकल या फ्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हमें उसको रेडिकल या फिर फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ता है। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसको हमको पहले क्या बनाना पड़ता है, रेडिकल या फ्रैक्शन से फ्री बनाना पड़ता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसका डिग्री निकालते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे रिकॉल कराने की कोशिश की। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मैं आपको ये एक फंक्शन दे दूँ, क्या 1 प्लस dy अपॉन dx का पावर 1/2 इक्वल टू dy अपॉन dx। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर पूछूँ तो आपको तो ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये जो डेरिवेटिव है कौन सा डेरिवेटिव है, मतलब कितने बार डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं। इसमें भी हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं दिया गया। तो इस फंक्शन में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट मतलब एक ही होगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अब हमसे इसका डिग्री पूछा गया, ठीक। तो डिग्री पूछने के लिए हमने आपको क्या बताया कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमको फ्री फ्रॉम रेडिकल या फिर फ्रैक्शन करना है। तो अब रेडिकल क्या होता है, तो ये जो पावर जो होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ये जो पावर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और फ्रैक्शन कहने का मतलब कि जो आपको इस तरीके से दिया जाए, अगर कहीं पे आपको यहाँ dy अपॉन dx दे दे इस तरीके से, यानी कि किसी के डिनोमिनेटर में अगर डेरिवेटिव दे दे तो उसको आपको उस चीज़ से फ्री करना पड़ता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया, रेडिकल दे दिया गया, तो इसको हमको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री करने का मतलब हो गया कि जो फ्रैक्शन में जो है उसको हमको किसी न किसी इंटीजर के फॉर्म में लाना है। तो इंटीजर के फॉर्म में लाने के लिए अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से क्या करते हैं, दोनों साइड मतलब पावर ले लेते हैं। दोनों साइड हम क्या करते हैं, 2 पावर ले लिए, यानी कि दोनों साइड हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो जैसे ही हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक। तो अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, वो बचा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a के जगह पे हमारे पास क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है dy अपॉन dx है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस b की जगह पे क्या है dy अपॉन dx है, तो यहाँ पे क्या आ गया dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू dy अपॉन dx, ओके, इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2 ही है, तो कोई भी आप इसमें एक ले लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर क्या है, आपका जो ऑर्डर है वो 1 है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री इसका 2 है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री निकालते हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये एक स्पेशल प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको एक कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या याद रखना है कि अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में अगर आपको डेरिवेटिव दे देना तो फिर उसका डिग्री जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉट डिफाइंड। कहने का ये मतलब हो गया कि मान लिया कि आपको साइन दे दिया, साइन के अंदर में आपको जैसे कि dy अपॉन dx दे दिया, या फिर कहीं पे आपको tan d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर दे दिया। तो इस तरीके से अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में अगर कोई डेरिवेटिव दे दे, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हम डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं पे अगर आपको साइन
x प्लस वाई या फिर tan x दे दिया तो वहाँ पे भी आप बोल दे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं। जब डेरिवेटिव दिया हो तो बोलेंगे कि इस कंडीशन में इसका डिग्री क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो देखो, आपने एक्सपेंशन नाम का वर्ड सुना होगा, और अगर आपने ये एक्सपेंशन नहीं सुना होगा तो ये एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, हम वो समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है ना, उसको हम एक सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी आपने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा तो हो सके थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो साइन एक्स है, ठीक, इस साइन एक्स को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2n -1 अपॉन आपका हो जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल, ओके, और x का पावर 2n-1, ओके। तो इस तरीके से आप मतलब इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो x जो होता है ना, x का जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। तो इस साइन x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखो अब यहाँ पे x के जगह पे हमें कुछ भी दिया गया हो सकता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, x के जगह पे dy अपॉन dx था। तो अब इस dy अपॉन dx को जब हम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया, ठीक। फिर माइनस उसके बाद क्या हो गया, dy अपॉन dx का होल क्यूब अपॉन 1/3 फैक्टोरियल प्लस dy अपॉन dx का और 5 × 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx है, उसका पावर क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है। यहाँ पे क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 3 आया, फिर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पे हम इसके हाईएस्ट पावर को हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 5 इसका हाईएस्ट पावर होगा तो इसके बाद यहाँ पे आपको dy अपॉन dx का पावर 7 मिल जाएगा। तो फिर ये जो आपने जो बोला था कि 5 हाईएस्ट पावर होगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में 7 हाईएस्ट पावर हो गया, लेकिन ये एक्सपेंशन क्या हो रहा है, अनंत तक जाते चला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो इसीलिए जब हम डिसाइड नहीं कर पाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो इसीलिए इस कंडीशन में इसका जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन डिग्री जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ओके। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब इसको भी यहाँ पे भी देखो, इसको चाहो तो आप ब्रेक भी कर सकते हो a + b का होल क्यूब पे, a + b का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है आप सब जानते हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक। इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, ऑर्डर और डिग्री पूछा गया। तो देखो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसमें हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे हमने y को क्या किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ हो गया, इस वाले केस में हो गया। तो हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है वही हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है, और फिर उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो या तो बी होंगे या फिर सी होंगे या डी होंगे।
लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका डिग्री चेक करना है कि डिग्री क्या होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री क्या है, यानी कि उसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो गया। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है कि प्रोडक्ट पूछा गया ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं कि साइन या कॉस, इससे पिछले वाले एक प्रॉब्लम में हमने बताया था कि जब साइन या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसके इनपुट में अगर आपको इस तरीके से कोई डेरिवेटिव दे दे या फिर d²y/dx², ये सब अगर दे दे इनपुट में, तो फिर उस कंडीशन में उसका उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया, साइन वाई दिया गया, कॉस वाई दिया गया, यानी कि यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो कंडीशन है वह नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। ओके, तब देखो हमको इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो सिंगल यानी कि 1 टाइम्स है। यहाँ पे देख रहे हैं कि y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का टर्म क्या हो गया, यही हो गया। तो यहाँ पे हमें इससे इसका ऑर्डर है वो क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसका हम पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2 है, और डिग्री क्या है, 1 है। और इस दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि 2 × 1, तो इसको 2 क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है, और इसमें हमसे क्या पूछा गया, इंटीग्रेटिंग फंक्शन पूछा गया। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। ओके, तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको CBSE के 2024 के जो एग्ज़ाम थे उसमें पूछे गए थे, जो कि सेट 1 में पूछे गए थे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न पे है। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस तरीके से dy/dx + p(x) × y = qx, अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻∫of px विथ रिस्पेक्ट टू dx होता है। और फाइनली जो इसका जो हम सोल्यूशन जो निकालते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर × qx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये इसका क्या होता है, फाइनल सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन जो हमें दिया गया वो भी इसी पे आधारित है। और यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो 1/x² है उसको यहाँ से हटाना है, यानी कि dy/dx के प्रोडक्ट से हटाना है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि dy/dx क्या है, अकेला, यानी कि ये फ्री है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ हमें कुछ मल्टीप्लाई दिया गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दिया गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमको इसी चीज़ से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 1 - x² से डिवाइड करते हैं। तो जब हम दोनों साइड करते हैं 1 - x² dy/dx + xy = ax को हम दोनों साइड 1 - x² से डिवाइड करते हैं। ठीक, और चूँकि देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट या हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो इस कंडीशन को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन देने का कुछ रीज़न है, कुछ कारण है।
और वो रीज़न और कारण ये है कि देखो, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड देते हैं तो जिस चीज़ से डिवाइड देते हैं ना, वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कहने का मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का ये मतलब कि किसी भी संख्या को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लिया कि 8 हो गया, अगर उसको हम बोले जीरो से डिवाइड करने के लिए तो आप नहीं कर सकते। ये क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो नीचे जो जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया, यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वो क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम जीरो के बराबर कर दें तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमें ये देखना है कि एक्स के ऐसे कौन से वैल्यू के लिए ये जीरो के बराबर नहीं होता। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब हम नॉन जीरो लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? या इसको करें तो एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स का वैल्यू जो है ना, वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 1 नहीं बल्कि 1 से छोटा है और माइनस 1 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे ना तो हमें एक्स का वैल्यू 1 लेना है ना माइनस 1 लेना है। यानी कि ये जो कंडीशन जो वो क्या हो रहा है? होल्ड हो रहा है। यानी कि ये जो नॉन जीरो वाला कंडीशन है वो होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने से कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। ओके, ठीक। तो चलो, अब हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो, अब जब हमने दोनों साइड इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, डिवीजन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ गया। ओके, इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? वो बचा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आया। तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है?